हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ और सफलता, कुछ और मुकाम के लिए। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। हेमंत, नटवर, कीर्ति, मेडिकोस, कमल, मीनाक्षी, दिव्या, विनोद, हितेश, महादेव, निकिता, पूनम चिल्लर, रवीना, गीत, दिव्या, धवल, गीतांजलि, धीरज राजपूत, गुड़िया, सविता, सेठ सिंह, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। सब बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाएं जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। माय गुड इवनिंग डियर सर, गॉड ब्लेस यू with lots of love and happiness. Every day is just perfect and prosperous for you. May your life long and the success hugs you. आप खुश रहे हमेशा। गॉड ब्लेस यू माई। जितना तुमने मेरे लिए अच्छा बोला, भगवान तुमको उतनी अच्छा ही देगा। ठीक है बच्चे, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? याद किया कि नहीं किया भाई को? कमी तो खलती होगी ना? खलती है, कमी तो है भाई की। चलो अच्छा है। वॉल्यूम कम आ रहा है, वॉल्यूम इतना ही रहेगा, ईयरफोन लगा ले। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इट्स माई लास्ट एफर्ट। ये मेरा लास्ट कोशिश है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निकिता चौधरी, आपकी क्लास होती है तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाती है। गॉड ब्लेस यू। अजय व्यास, गॉड ब्लेस यू। कमल कौर, चलो। राजू, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीपीएमएस में, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छी रैंक आई है काफ़ी। सो मैनी रैंक्स फ्रॉम द जीनोमिक। कुछ दिनों में आपको बता दिया जाएगा अगर मुझे टाइम मिला डालने का तो। चलो, करें स्टार्ट आज की क्लास। लिसन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और जो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शंस नहीं दे रखे, ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ सीक्वेंस पूछा है आपसे कि इन पांचों को किस सीक्वेंस में जमाया जाएगा अकॉर्डिंग टू केस। तो पहले आप एक बार केस को, हिचकी नहीं आई सर? नहीं, हिचकी नहीं आती मेरे को यार, तुम मन से याद नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पांचों चीजें दे रखी हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्या, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के हिसाब से आप इनको अरेंज करिए फटाफट। भागीरथ कह रहा है सर क्लास रहने देना। हाँ, वैसे ही रहने दूंगा, जैसे 43 रहने दी, 45 रहने दी, तो 45 भी रहने दूंगा। वैसे ही जैसे पुरानी रहने देता हूँ, सेम वैसे ही रहने दूंगा, परेशान मत हो। सेजल लोहार, वन ऑफ माई फेवरेट, यानी मेरे अलावा और कोई फेवरेट है तेरा? होना तो नहीं चाहिए, एक ही बहुत हूँ मैं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें सारे बच्चे। फटाफट सब लोग अपने आप सीक्वेंस में जमाए सारे। एक कह रहा है 54 132, और एक कह रहा है 54 123। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन है क्या? और कोई है इसमें? अच्छा, 54 312 भी है। अरे वाह, 54 312 भी है। और कोई है? 132 132 312, 312 132 132। क्या बात है, पाँच चार तो सबका कॉमन ही है। ये बढ़िया काम किया गुरु यार।
ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हैज़ लेबर इंड्यूस्ड विद द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इसे लेबर इंड्यूस कराई जा रही है ऑक्सीटोसिन देने से। द नर्स असेस द क्लाइंट हैज़ 6 कॉन्ट्रैक्शन इन लास्ट 10 मिनट। तो ये तो मैं समझ गया कि ये केस जो दिखाई दे रहा है वो केस टैकीसिस्टोल का है। किसका केस है ये? टैकीसिस्टोल का केस है। समझ में आ रहा है टैकीसिस्टोल का? क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसे क्या बोलूँगा, ये टैकीसिस्टोल का केस बोलूँगा। ठीक है, चलो। विद ए रेस्टिंग टोन इज 25 mm ऑफ एच, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इट शुड नॉट मोर देन 20 mm ऑफ एच। रेस्टिंग फेज के समय ये 20 mm ऑफ एच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 है। तो एक ये प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम तो आ गई। fetal heart rate tracing show a change in the baseline from the 145 to 170 with minimum variability। अभी तक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा किसमें? fetal heart rate में। what is the nurse order to priority action? all options should be used। unordered option ये जो दे रखे हैं, ये unordered में दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको जमाने थे। कोशिश मैंने की है, कई लोग जमा पाए हैं, कई लोग नहीं जमा पाए। जो नहीं जमा पाए वो हम जमा देंगे। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर रेशनल बता दी। इस क्वेश्चन के रेशनल तो कुछ दिन पहले ही बताया था। बिल्कुल बताया था, मैं पहले ही तो बताता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, आपने कहा ठीक है सर बताइए इसके बारे में। तो मेरी बात 1 बाई 1 करके सुनिए। सबसे पहले आपको पता है मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन है? मैंने कहा हाँ मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन तो है, और वो भी 20 से ऊपर है। मैंने कहा 25 दे रखा है तो 20 से ऊपर ही है। तो ये केस किसका है? ये केस है यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। ये केस किसका बन गया? ये केस बन गया यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन का केस है। ये हाइपर स्टिमुलेशन। अब मैंने कहा डन, यानी बहुत तेज तेज क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। आपने कहा सर कैसे हो सकता है हाइपर स्टिमुलेशन? मैंने कहा ऑक्सीटोसिन चालू कर रखा है तुमने। क्या चालू कर रखा है? ऑक्सीटोसिन स्टार्ट है। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें? फिर मैंने कहा आपको अच्छे से पता है कि अगर ऐसा केस है तो ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी केस बिगड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार बार आ रहे हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेस्टिंग फेज भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ऐसा करो कि आप ऑक्सीटोसिन को बंद कर दो। आपने कहा बंद कर देना है? मैंने कहा बंद ही करना पड़ेगा, या तो आप इसे रिड्यूस करो ऑक्सीटोसिन को और या इसे बंद करो। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीटोसिन को जो डोज चल रहा है या तो उसे रिड्यूस करो और या उसको स्टॉप करो। ये सबसे पहले काम कर ही लो आप। तो सर रिड्यूस वाला ऑप्शन है क्या? मैंने कहा रिड्यूस वाला तो ऑप्शन में नहीं दे रखा सर, स्टॉप वाला है। तो पहला ऑप्शन मैं यहां लिख देता हूं, 5वां पहला सही है। 5वां पहला सही है। आपने कहा सर और बताइए। मैंने कहा देखो ये जो क्लाइंट है इसकी जो फीटल हार्ट रेट आ रही है वो मिनिमम वेरिएबिलिटी के साथ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप खाली चेंज कर दीजिए। क्या? चेंज पोजीशन ऑफ मदर, माँ की पोजीशन को बदल दीजिए। चेंज पोजीशन ऑफ मदर, अगर माँ की पोजीशन बदल गई, आपने कहा कौन सी कर दीजिए? मैंने कहा साइड लाइन कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे साइड लाइन पोजीशन कर दोगे तो साइड लाइन पोजीशन करने से जो कंप्रेशन होता है वेना केवा का वो कम हो जाएगा, जिससे कि फीटर डिस्ट्रेस की तरफ नहीं जाएगा। तो आप सेकंड नंबर पे ऐसा करिए कि चौथे वाले पॉइंट को कर दीजिए, रिपोजिशन कर दीजिए। तो 5 और 4 इतने तो तुम सबके सही हैं। कंफ्यूजन इसके बाद आ रहा था आप लोगों को, नहीं? इसके बाद देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अपने का सर बताइए। मैंने कहा इसके बाद रिपोजिशन करने के बाद तो या तो इससे क्या होगा, या तो फीटल हार्ट रेट इंप्रूव हो जाएगी। अगर फीटल हार्ट रेट इससे इंप्रूव नहीं होती है देन इसके बाद आपको, अगर इससे इंप्रूव नहीं हुई, नॉट इंप्रूव, अगर इससे इंप्रूव नहीं हो रही है या नॉर्मल नहीं हो रही है देन स्टार्ट ऑक्सीजन। फिर आप ऑक्सीजन को स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला कोई ऑप्शन है क्या? आपने कहा सर है ना, 10 लीटर वाला देना है। तो मैंने कहा सबसे पहले, उसके बाद नंबर फर्स्ट। तो ये दोनों तो गए, ठीक है। तो फिर अब मैंने क्या की, ऑक्सीजन को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन स्टार्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है बच्चे?
सर कंफ्यूजन ये ऑक्सीजन पहले देना है कि माँ की रिपोजिशन पहले करनी है? पहले माँ की रिपोजिशन करनी है, उसके बाद ऑक्सीजन देनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? समझ आया बच्चे? चलो, आपने कहा ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हम करेंगे इसमें गिव, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट है गिव आईवी बोलस। अब इसको आप दोगे आईवी फ्लूइड का बोलस दोगे। आईवी फ्लूइड का क्या दोगे? बोलस। ये ऑप्शन में दे रखा, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसके बाद हम देंगे टर्बुटालिन। क्या देंगे? टर्बुटालिन। और कैसे देंगे? सबक्यूटेनियसली। आपने कहा इसके बाद नोटिफाई हेल्थ केयर वर्कर, इसके बाद नोटिफाई हेल्थ केयर वर्कर, और सबसे लास्ट में करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। ये सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया है। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है। पर सर वहां तो 5 ही दे रखे हैं, तो 5 दे रखे हैं तो क्या हुआ? इन 5-7 में से जो जिस सीक्वेंस पे उसको जमा दीजिए। तो आपने कहा फिर आपको करना है नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और सबसे लास्ट में करनी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि इसमें आईवी फ्लूइड और टर्बोटालिन का ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर वो ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 54,132 के हिसाब से। तो पहले मैं ऑक्सीटोसिन को बंद करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा बच्चे? रिपोजिशन करूंगा, उसके बाद ऑक्सीजन दूंगा, देन आई विल नोटिफाई द हेल्थ केयर वर्कर, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। तो ये है बच्चे टोटल 54,132, जिसका सही था। अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन कैसा लगा? समझ में आया पहला क्वेश्चन आपको? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अशोक सिरवी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करिए। मैं इसमें आपका पोल की व्यवस्था करवा देता हूं, इसमें तुम पोल कर ही सकते हैं। तो ये रहा आपका पोल। फटाफट क्वेश्चन का आंसर है सारे बच्चे। The nurse is caring for a patient in the labor at 39-week gestational and identify mild variable fetal heart rate deceleration. वेरिएबल डिसलेशन हो रहा है, पर कौन सी कैटेगरी का हो रहा है? माइल्ड। विच एक्शन वुड बी द नर्स टेक फर्स्ट? सबसे पहले नर्स को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? तो आपके पोल के हिसाब से मैं आंसर दे देता हूं, एंड कर दो। मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि आंसर क्या जाना चाहिए? बी। ठीक है बच्चे, ए जाना चाहिए मोस्टली कह रहे हैं। समझ आया? चलो, एक अच्छे से पता है आपको, वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल डिसलरेशन होता है, इसके रीजन क्या होते हैं? जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल डिसलरेशन होता है, जो वेरिएबल डिसलरेशन होता है उसका कॉज कोई पूछे, कॉज क्या होता है? तो कॉज होता है कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड।
अम्बिलिकल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से होता है वेरिएबल का डिसेलरेशन। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कंप्रेशन हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड का, इस वजह से वेरिएबल आ रहा है और वो भी माइल्ड आ रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, अगर माइल्ड केस है तो आप माँ की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। चेंज पोजीशन ऑफ मदर, माँ की पोजीशन को चेंज कर दीजिए और माँ की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो बच्चे कंप्रेशन कम हो जाएगा, और कंप्रेशन कम होगा तो वेरिएबल जो माइल्ड है वो चला जाएगा, और चला जाने के बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब तक वेरिएबल डिसेलरेशन सीवियर ना हो तब तक आप ना लेबर के लिए तैयार करेंगे। आपने कहा सर चेंज इन द मैटरनल, मैंने कहा ठीक है, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी इन केस ऑफ सीवियर। अगर माइल्ड की जगह सीवियर होता तो मैं प्रिपरेशन करता, माइल्ड की जगह सीवियर होता तो फिर मैं नोटिफाई करता। केस ही माइल्ड है तो ना तो मुझे नोटिफाई करने की जरूरत है, ना अभी मुझे लेबर करवाने की तुरंत जरूरत है। आपने कहा रे एडजस्ट द फीटल मॉनिटर, एडजस्टिंग द फीटल मॉनिटर मे बी नीडेड आफ्टर द चेंज द पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज करने के बाद भी ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं एक बार पोजीशन चेंज करके देखूंगा, एडजस्ट करके देखूंगा फीटल मॉनिटर को। बट अगर सबसे पहला पूछा जाए तो सबसे पहले तो बेटा मैं पोजीशन ही चेंज करूंगा। मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले मैं पोजीशन चेंज करूंगा, उसके बाद मैं री एडजस्ट करूंगा किसको, फीटल मॉनिटर को। और मैं नोटिफाई और प्रिपेयर फॉर डिलीवरी इस केस में नहीं करूंगा, क्योंकि केस कैसा है, माइल्ड। और ये केस ये अप्लाई तब होते हैं जब केस सीवियर होता है, ये अप्लाई तब होते हैं जब केस कैसा होता है, सीवियर। समझ में आ गया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। कामिनी सिंह, सर मेरा KSSI और UPMS में हुआ है, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? UPPMS कर लो, ठीक है। बाकी देख लेना KSSI में कहाँ मिलेगा, KSSSCI में कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल उसके ऊपर है। सीवियर में B होगा या C? पहले नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को, फिर करेंगे लेबर की तैयारी। सर जी इंग्लिश वीक है तो तू जाना, फिर हिंदी पढ़ के आ जा। अब तो अंग्रेजी पढ़ाऊँ मैं? इरिटेट करने के लिए आ जाते हैं। A nurse is caring for a client following ए फॉर्सेप असिस्ट वेजाइनल बर्थ, फॉर्सेप की मदद से वेजाइनल डिलीवरी कराई गई है। द क्लाइंट रिपोर्ट सीवियर वेजाइनल पेन, क्लाइंट को सीवियर वेजाइनल पेन हो रहा है एंड फुलनेस, और फुलनेस फील होती है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोटिस ए फर्म मिडलाइन यूट्रस फंडस, लोकिया रूब्रा इज लाइट, विच डायग्नोसिस इज द नर्स एंटिसिपेटेड? कौन सा ऐसा है जिसको नर्स एंटिसिपेटेड कर रही है? ठीक है बच्चे, चलो मैं पोल एंड कर देता हूँ, आपके हिसाब से आंसर डी जाना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार कैसे आंसर किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि सर पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशन के बारे में कोई तरीका बता दीजिए याद करने का, तो पोस्ट पार्टम जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कैसे और किस बेसिस पे देखे जाते हैं, तो ये कुछ नया है, इसे डबल स्टार बना के कॉपी में लिख लीजिएगा। आपने कहा बताओ सर, तो इसमें तीन चीज़ें आपको देखनी है, तीन चीज़ें आपको देखनी है। पहला देखना है सीवियर पेन, पेन कैसा है, सीवियर पेन है या नहीं, ये देखना है। यूटेराइन का जो फंडस है,
यूटेराइन, जो यूटेराइन फंडस है वो कैसा है, फर्म है या फिर मिडलाइन है? या तो फर्म होना चाहिए और या क्या होना चाहिए, मिडलाइन, इनमें से एक है। और वेजाइनल ब्लीडिंग है या नहीं ये देखनी है आपको। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर के आधार पर हम कॉम्प्लिकेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरियम। आपने कहा समझाइए कैसे, वो मेरा काम है समझाना। अगर किसी महिला को बच्चे की डिलीवरी कराने के बाद सीवियर पेन हो रहा है, यानी सीवियर पेन कैसा है, यस। यूटेराइन फर्म में और मिडलाइन में भी है, यानी कि ये भी क्या है, यस। और वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो अनचेंज्ड आ रही है, जैसी चल रही है वैसे ही आ रही है, यानी कि अभी कलर चेंज नहीं हुआ वेजाइनल ब्लीडिंग का, ना कम हुई है और ना ज्यादा। जो होनी चाहिए वैसी चली आ रही है, जैसे लेबर के समय चली आ रही थी, आफ्टर डिलीवरी वैसी लेबर वैसी चल रहा है, अनचेंज्ड है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये केस कहलाएगा वेजाइनल हेमेटोमा। क्या कहलाएगा, वेजाइनल हेमेटोमा। अगर वो ये कहता कि सीवियर पेन नहीं है, यूट्रस का जो फंडस है वो भी मिडलाइन में नहीं है और फर्म नहीं है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो क्या है, इंक्रीज्ड है, तो ये कहलाता यूटेराइन अटोनी। क्या कहलाता, यूटेराइन अटोनी। अगर वो कहता कि सीवियर पेन मौजूद है, अगर वो ये कहता कि सीवियर पेन मौजूद है, पर वो कहता कि जो फंडस है वो फर्म नहीं है और इसको सीवियर हेमरेज हो रखा है, ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है, इसका मतलब इसे क्या मानते, इसे बोलते इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। अगर वो कहता कि सर्वाइव ये जो सीवियर पेन है वो नहीं है और यूट्रस का जो फंडस है वो फर्म है और ब्लीडिंग क्या हो गई है, इंक्रीज्ड हो गई है, तो इसे हम क्या मानते, इसे मानते सर्वाइकल लेसरेशन। क्या मानते, सर्वाइकल लेसरेशन। तो बेटा अब आपको इसमें से मैच करना है कि हमारे क्लाइंट में कौन कौन सा है। पूनम चौहान सर, विदाउट नोटिफाई कैन बी गिव, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। कामिनी, गॉड ब्लेस यू। अब देखते हैं कि हमारे केस में क्या क्या है। मैंने कहा देखो वेजाइनल पेन है, वेजाइनल पेन है, तो वेजाइनल पेन एक तो इसमें नहीं है, यूटेराइन अटोनी गया और सर्वाइकल लेसरेशन गया, यानी ये दोनों तो गए, यूटेराइन अटोनी और सर्वाइकल लेसरेशन तो कट गए, ठीक है। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, द नोट देन मिडलाइन यूट्रस का जो फंडस है वो कैसा है, फर्म है और मिडलाइन है। किस किस में नहीं है वो एक तो इसमें नहीं है, यानी ये भी गया, होना चाहिए था और नहीं लिखा आ रहा है, तो फिर तो बच ही क्या गया, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा ना मेरे पास, कौन सा वाला, वेजाइनल हेमेटोमा। कौन सा बचा, वेजाइनल हेमेटोमा। हिमांशी 4 टॉपिक इन 1 स्लाइड, जलवा है भाई का पे, हल्के में ले रहे हो तुम लोग। फिर कहते हैं भाई बहुत हार्ड पढ़ाता, एग्जाम में ऐसा नहीं आता। भाई बहुत हार्ड पढ़ाता, एग्जाम में ऐसा नहीं आता, तो एग्जाम में कैसा आता वो बता दीजिए, वैसे चेक कर लेंगे हम लोग, जो ऐसा एग्जाम में आता है वैसे करके बता दीजिए। समझ में आ रहा है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा।
फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। Which action by newly graduate RN during the delivery complicated by shoulder dystocia will require immediate correction by the nurse who is orienting her? क्वेश्चन नहीं समझ पाए शायद तुम लोग, अंग्रेजी में धोखा खा गए ना, कोई बात नहीं। तो मैं शायद मैं हिंदी कर देता हूँ। ये कह रहा है कि विच एक्शन, तुम्हारे हिसाब से आंसर डी जा रहा है। 52% बच्चे कह रहे हैं कि डी है, 52% बच्चे डी देख रहे हैं। विच एक्शन बाय न्यूली, एक नई नई नर्स आई है, ग्रेजुएट हुई है, डिलीवरी करवा रही थी, कॉम्प्लिकेटेड मिल गई डिलीवरी। कौन से? शोल्डर डिस्टोसिया है उस महिला को जिसकी डिलीवरी वो करवा रही है। ऐसा कौन सा काम कर दिया उस नर्स ने, नई नर्स ने, कि आपको तुरंत क्या करना पड़ रहा है? करेक्शन करना पड़ रहा है जो नर्स वहाँ पर मौजूद है। जो सीनियर नर्स है उसको ऐसा कौन सा काम देख के ऐसा लगा कि ये गलत काम किया है इस नर्स ने, इसको सही करना चाहिए, इसलिए तुरंत उसने सही कर दिया। ऐसा कौन सा काम बच्चे वो बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसको तुरंत सही किया गया है? अब देखते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे करते हैं वो देखिए। फ्लेक्सिंग द मैटरनल लेग्स बैक एंड अक्रॉस द मैटरनल एब्डमन, माँ के एब्डमन की तरफ। माँ जब सुपाइन में लेटी होती है तो लिथोटॉमी में और थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको और उसके थाइस का क्या करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं। और थाइस का और फ्लेक्शन करते हैं तो थाइस के और ज़्यादा फ्लेक्शन करने से क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन जो पहले ऐसी थी वो बाद में ऐसी हो जाती है। तो ओपनिंग थोड़ी चौड़ी होने की वजह से, शायद शोल्डर डिस्टोसिया पास कर जाए, वहां से निकल जाए, इसलिए ये काम जरूर करते हैं। इसे मैक रॉबर्ट मैन्योर कहते हैं और शोल्डर डिस्टोसिया में यही किया जाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या नाम है, मैक रॉबर्ट। तो डी तो अगर वो डी कर रही है, तो गलत नहीं कर रही, वो तो सही कर रही है। डी तो करना चाहिए उसको। सर शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है? शोल्डर डिस्टोसिया इज अ कंडीशन इन विच द एंटीरियर शोल्डर ऑफ बेबी अनेबल टू पास अंडर द मैटरनल प्यूबिक आर्च। कौन सा वाला शोल्डर अटकता है? एंटीरियर शोल्डर अटक जाता है, पास नहीं हो पाता मैटरनल प्यूबिक आर्च से। क्यों होता है ऐसा शोल्डर डिस्टोसिया? सो मेनी कॉजेस फॉर शोल्डर डिस्टोसिया। जैसे एडवांस्ड एज ऑफ मदर, माँ की एज ज्यादा है 35 साल से, डायबिटिक माँ है तब भी हो सकता है, ओबेसिटी है हो सकता है, लार्ज बेबी है हो सकता है, पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है यानी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है हो सकता है, मल्टी पैरिटी है हो सकता है। कई सारे कॉज है जिस वजह से शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, मैंने बहुत सारे आपको बताए। तो सर क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछा जाए, शोल्डर डिस्टोसिया में सबसे पहले क्या करना है बेटा, याद रखना। सबसे पहले आपको मैक रॉबर्ट पोजीशन देनी है। क्या देनी है? मैक रॉबर्ट पोजीशन देनी है। तो मैक रॉबर्ट पोजीशन देनी है। इसमें क्या करेंगे, थाइज पुल्ड अगेंस्ट द एब्डमन एंड हिप इज एबडक्टेड। हिप चौड़े हो जाएंगे और थाइज अगेंस्ट आ जाएंगी एब्डमन के, इसे कहते हैं मैक रॉबर्ट। ठीक है बच्चे? इससे क्या होता है, इससे जो पेल्विक आर्च होता है, जो पेल्विक कर्व होता है वो सीधा हो जाता है। और पेल्विक कर्व सीधे होने से शोल्डर के पास होने की संभावना ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, अप्लाई सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। अप्लाई सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। आप सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाएंगे
फंडल प्रेशर नहीं लगाएंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाते हैं और असिस्टेंट लगाता है तो फीटल एंटीरियर शोल्डर डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है और मैटरनल प्यूबिक सिम्फाइसिस से पास हो जाता है। तो आपको सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाना है, तो अगर सुप्रा प्यूबिक लगाने की बात कर रहा है तो यह बात तो सही है और यह बात भी सही है, क्योंकि केस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए आपको इमीडिएट वहां पर रिक्वेस्ट करना है कि एक अरेंजमेंट करना है कि डॉक्टर मौजूद रहे जब बच्चा पैदा हो। तो क्या नहीं लगाते, फंडल प्रेशर नहीं लगाते, क्योंकि फंडल प्रेशर लगाने से will push the anterior shoulder more firmly against the maternal symphysis। आप अगर फंडल प्रेशर लगा दोगे तो नीचे की तरफ धोलोगे तो ये शोल्डर जो है वो ज्यादा टाइट अटकेगा, किससे, मदर की सिम्फाइसिस से। तो कभी फंडल प्रेशर नहीं लगाते अगर किसी को शोल्डर डिस्टोसिया है तो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाते हैं, फंडल प्रेशर नहीं लगाते। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर ए जाएगा। तुम सबका आंसर गलत है जिसने आंसर दिया था। याद रहेगा। चलो चलो थोड़ा सा और सुन लो इसके बारे में। जब सोल डिस्टोसिया आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं। आपसे पूछा जाए सोल डिस्टोसिया का मैनेजमेंट क्या है, आंसर है बी काम। बी काम क्या होता है मैं बताता हूं। बी इजिकल टू क्या होता है बच्चे, ब्रीथ, डू नॉट पुश। अगर सोलर डिस्टोसिया है सांस लेने दीजिए, पुश करने का मत बताना, दिक्कत होगी, ठीक है। उसे बोलना सिर्फ ब्रीद ले ले लंबी लंबी और डू नॉट पुश, पुश नहीं करे, पहली चीज अगर सोलर डिस्टोसिया है तो। ई, एलिवेट करना है लेग को, लेग एलिवेट्स कहां की तरफ, एब्डोमेन की तरफ, लेग एलिवेटेड, इसे कहते हैं मैक रॉबर्ट। क्या कहते हैं, मैक रॉबर्ट। सी फॉर क्या है, कॉल फॉर, कॉल फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए बुलाइए, किस किस को बुलाना है, नर्स आएगी, एनेस्थोलॉजिस्ट आएगा, पीडियाट्रिशियन आएगा, अनदर फिजिशियन आएंगे, जो भी आप बुलाना चाहते हो। उसके बाद ए, अप्लाई सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, अप्लाई सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, ठीक है बच्चे। फिर आप ई करोगे, एल, अब समझ में आ रहा है क्या, एल, एल है लार्ज करिए आप, लार्ज वेजाइनल ओपनिंग। आप वेजाइनल ओपनिंग को लार्ज कर दीजिए और इसके लिए बेस्ट तरीका है एपिजियोटोमी करने का, तो आप वो कर दीजिए। और फिर एम है, आपको करने हैं मैन्यूअर, कुछ क्या करने होते हैं, मैन्यूअर्स। और मैन्यूवर्स कौन कौन से हैं, मैं कुछ दो दो कॉमन से बता देता हूं। सबसे फेमस है, अगर आपको लग रहा है सब कुछ करने के बाद भी शोल्डर डिस्टोसिया की वजह से बेबी डिलीवर्ड नहीं हो सकता, तो आप बेबी के हेड को अंदर कर दीजिए और सिजेरियन की तैयारी करवाइए। बेबी के हेड को वापस अंदर करके सिजेरियन करवाना, इसे कहते हैं ज़ेवनेली, ज़ेवनेली मैन्यूवर। क्या कहते हैं, ज़ेवनेली मैन्यूवर, ज़ेवनेली मैन्यूवर कहते हैं इसे, ज़ेवनेली मैन्यूवर। क्या कि शोल्डर डिस्टोसिया है, सब करने के बाद भी अगर आप उसे डिलीवर नहीं करा पा रहे। लकी जांगड़ सर, आप इतने सारे सब्जेक्ट वो भी बेस्ट कम कंटेंट के साथ कैसे पढ़ा लेते हो, मेहनत, हार्डवर्क और सबसे बेस्ट बनने की इच्छा, सेल्फ मोटिवेशन है। कैन यू कंसीडर द बेस्ट एंड अनबीटेबल इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, दैट्स व्हाई वी डू द हार्ड वर्क एंड द मेन पर्पस द स्टूडेंट गेट द बेनिफिट। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है बच्चे, चलो
समझ में आया सोल्ड डिस्टोसिया? तो हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बात कर ली सोल्ड डिस्टोसिया के बारे में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। भाई आपका मोटिवेशन क्या है? तुम बैठे तो मेरा मोटिवेशन, तुम ही हो मेरे मोटिवेशन। तुम्हारा जो प्यार मुझे मिला है, मुझे नहीं लगता किसी और को मिला है। नर्सिंग में तो नहीं मिला। जो प्यार और रेस्पेक्ट आपसे मिलता है ना, वो कहीं से नहीं मिलता। जय सवाल है। गॉड ब्लेस यू बच्चे। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? कंफ्यूजिंग? चल, तो आपके हिसाब से आंसर ए है 36 का, और बी है 29 का, और डी है 18% का, और सी है 15% का। ऐसे है। चलो, 3-year-old breastfeed 3-year-old breastfeed infant is brought to the clinic by his parents for routine assessment following a normal full-term delivery without complication. Which statement by the parents suggests a normal finding on a newborn on this age? A 3-day-old breastfeed infant brought to the clinic, parents for routine assessment following the normal full-term delivery विदाउट कॉम्प्लिकेशन। विच स्टेटमेंट बाय पेरेंट्स सजेस्ट एबनॉर्मल। निम्न में से एबनॉर्मल कौन सा है? तुम सबने कहा ए वाला एबनॉर्मल है। बेबी यूरिनेट ओनली 3 टाइम्स यस्टरडे। कल, आज बच्चा 3 साल का है, 3 दिन का है, तो कल बच्चा 2 दिन का होगा। पक्का? आपने कहा सर यूरिन है बच्चा 6 से 8 बार जाता है। मैंने कहा डन, जाता है। कब? आफ्टर 4th डे, चौथे दिन के बाद से। उससे पहले कम जाता है। तो ये तो अभी दूसरे दिन का ही बच्चा है। इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर 2 दिन का बच्चा 3 बार ही जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि 4 दिन के बाद होता है 6 से 8 बार। तो ये गलत नहीं है, ये सच है। इसके लिए आपका गलत है। द बाउल मूवमेंट ऑफ बेबी वॉज डार्क एट फर्स्ट। द बाउल मूवमेंट द बेबी डार्क, पहले पहले बहुत गाढ़ा और बहुत ब्लैकिश येलो, ब्लैकिश ग्रीनिश इसने पास किया था मैकोनियम, डार्क था। उसके बाद हल्का कलर होता जाता है और हल्का होता जाएगा और हल्का होता जाएगा। अभी ये ग्रीनिश ब्राउन है, तो ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। आप सोचो कि 2 दिन के अंदर ही सीडी येलो हो जाएगा,
तो 2 दिन के अंदर सीडी येलो नहीं होता। पहले तो धीरे धीरे मैकोनियम निकलता है, पहले दिन गाढ़ा, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का और फिर उससे हल्का। क्लियर है? इसका मतलब ये भी गलत नहीं है, तो बी वाले भी गए। द बेबी क्राइड फॉर 2 आवर लास्ट नाइट, बच्चा रात को 2 घंटे रोया। बच्चे रोते हैं, बच्चे या तो सोते हैं और या बच्चे रोते हैं। अगर बच्चा रो नहीं रहा दिन में और चुपचाप लेटा है, तो ये मान लीजिए कि वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो चार्ज हो रहा है, पूरी रात रोएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये रो नहीं रहा, बड़ा शांत बच्चा है, दिन में बच्चा आराम से देख रहा है, वो आराम से नहीं लेटा है, चार्जिंग पे लगा है, वो पूरी दिन चार्ज होता है, पूरी रात रोता है। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे ये कथन भी सत्य है। बेबी एट ओनली 4 टाइम डे, दिन में सिर्फ 4 बार ही दूध पी रहा है। ये तो गलत है ना, 4 बार तो नहीं पीना चाहिए, कम से कम 8 से 12 बार इसे दूध पीना चाहिए पहले दिन से ही। तो 4 बार ही पी रहा है तो गलत कर रहा है नहीं। इसका मतलब ये कथन सत्य है। सेकंड फॉर्म है संजीव, 8 ईटन। क्वेश्चन में दम है तो तुम हल्के में ले रहे हो क्वेश्चन को। ऑप्शन ने डुबो दिया, ऐसे डुबो देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, मैं पोलिंग की व्यवस्था करवाता हूँ, फटाफट आप रेडी हो जाओ। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, आप चुपचाप बैठे हैं, वो ऐसे मत करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो गायब हो जाओगे, जैसे ये सही से गायब हुए वैसे गायब हो जाओगे। फटाफट करो। ओके, तो पोल देख लेते हैं आपका। 64% बच्चों ने कहा है डी है। देखते हैं। ए फुल टर्म न्यूबॉर्न एट द क्लिनिक विद द हिज पेरेंट्स, ही इज 4 days ओल्ड, 4 दिन का बच्चा है। हिज बर्थ वेट वॉज 7 पाउंड 3.2। असेसमेंट मेड बाय आर एन मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। इन्फेंट वेट टुडे 6 पाउंड यानी 3 kg का है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 10% वेट लॉस होगा, 10% वेट लॉस होगा। तो इतना तो बनता है कि 3.2 की जगह 3 हो गया हो, 3.2 की जगह 3 हो जाए। समझ में आ गया? द इन्फेंट स्किन इज पीलिंग,
जब बच्चा वर्निक्स कैसियोसा होता है और एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा रहता है, तो जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों के बाद उसकी स्किन टूट कर गिरती है, जिसे पीलिंग ऑफ कहते हैं, और पीलिंग ऑफ होना पूर्ण रूप से नॉर्मल होता है। तो यह कथन भी सच है, इसमें भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा इन्फेंट ब्रेस्ट इज स्वेलिंग, आपको पता है कि बच्चे के जो ब्रेस्ट हैं वो एनलार्ज हो सकते हैं, ये नॉर्मल माने जाते हैं ड्यू टू मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन की वजह से, मैटरनल हार्मोन की वजह से इन्हें नॉर्मल माना जाता है। और मैटरनल हार्मोन में से नॉर्मल माना जाता है, इसका मतलब है कि अगर किसी के ब्रेस्ट एनलार्ज आ रहे हैं तो वो नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, देयर इज येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फेंट आईज, अगर इन्फेंट की राइट आईज से येलोइश आ रहा है तो इट इज द केस ऑफ कंजक्टाइटिस, और अगर कंजक्टाइटिस है तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंस है, इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आंसर इज डी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया इतना? चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इसकी पोलिंग का बूथ हम करवाते हैं अरेंजमेंट। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ए 30-year-old ग्रेविडा 6 पैरा 5 6 बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, 5 बच्चे पैदा कर चुकी है, 12 वीक अगली बार यानी छठी बार 12 वीक का जेस्टेशनल है, जस्ट बिगिन प्रीनेटल केयर, एंड हर इनिशियल लेबोरेटरी वर्क रिवील दैट शी इज टेस्टेड फॉर HIV पॉजिटिव। विच इंफॉर्मेशन वुड द प्रायोरिटी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन फॉर द पेशेंट टूडे, निम्न में से कौन सा एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन है आज के लिए? तो आपके हिसाब से आंसर ए है, देखते हैं। Caesarean section is not recommended, Caesarean section is not recommended because increase risk of HIV, ऐसा नहीं है। Caesarean section करने से HIV के रिस्क बढ़ते नहीं है, कम होते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है।
क्योंकि अगर वैसे तो आपको पता है कि HIV पॉजिटिव माँ के अंदर नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं, HIV पॉजिटिव माँ के अंदर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। बट अगर उसके ब्लड में, अगर माँ के ब्लड में या माँ के सीक्रेशंस के अंदर, माँ के ब्लड में या माँ के सीक्रेशन के अंदर मोर देन 1000 कॉपीज, मोर देन 1000 कॉपी पर ml है, एक ml में हजार कॉपी से ज्यादा है, तो फिर मैं सिजेरियन ही करवाता हूं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिजेरियन रिकमेंड नहीं होती, रिकमेंडेशन होती है। तो ये वाला कथन गलत नहीं, सच है। प्रेगनेंसी इज नॉन फॉर एक्सेलरेट द कोर्स ऑफ डिजीज इन मदर, प्रेगनेंसी नॉन टू एक्सेलरेट द कोर्स ऑफ द HIV डिजीज। प्रेगनेंसी की वजह से HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मां को, ये वाली बात भी गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग स्टिल रिकमेंडेशन बिकॉज द ग्रेट बेनिफिट। आपको अच्छे से पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कई देशों में अलाउ है जब मां को HIV है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर कंट्री में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, कई जगह कॉन्ट्रा इंडिकेट है, कई जगह अलाउ होती है। तो ये भी है कि आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। मेडिकेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन इज सेफ, कैन ग्रेटली रिड्यूस द HIV टू द इन्फेंट। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है, प्रायोरिटी वो ये कहना चाह रहा है कि आप अगर HIV है मां को पॉजिटिव, और मां अगर ART थेरेपी ले लेती है, क्या ले लेती है? ART। अगर मां ART लेती है तो फिर बच्चे याद रखना, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाते हैं। आपने कहा मैं समझा नहीं, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर टाइमली स्टार्ट हो जाए ART, और सिजेरियन सेक्शन हो जाए, और ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाए, तो इससे क्या होगा? जो नॉर्मल केसेस में HIV पॉजिटिव मां से बच्चों को HIV होने के चांसेस 26% होते हैं। HIV पॉजिटिव मां से बच्चे को HIV होने के चांस 26% होते हैं। तो अगर ये तीनों चीज कर ली जाए तो ये चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, 1 to 2%, 1 से 2%। CHO विनोद, गॉड ब्लेस यू। समझ में आ गया? ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, पर आइडियली जहां दूसरे सोर्स अवेलेबल हैं वहां ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, डेवलप्ड कंट्री में नहीं कराते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे।
22-year-old women, 22 साल की महिला है, ए 6 वीक पोस्टपार्टम, 6 वीक हो चुके हैं बेबी डिलीवर करे, इन क्लिनिक सी एडमिट टू क्राइंग एवरी डे, जब क्लिनिक में आती है रोज रोती है, फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड सम टाइम थिंकिंग दैट सी मे हर्ट द बेबी, वो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी, विच नर्सिंग एक्शन द प्रायोरिटी एट दैट टाइम, इसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम पर क्या है आपके हिसाब से? ऑप्शन होना चाहिए क्या बी होना चाहिए? देखते हैं बी है कि नहीं है। एडवाइज द पेशेंट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, उस पेशेंट को कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके पास भेजिए, वो समझाएंगे, या पेरेंट्स के पास बोल दीजिए, उनको समझा देंगे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, या डिप्रेशन हॉटलाइंस पे कॉल करने को बोल दीजिए। देखो ऐसा है, डिप्रेशन तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, और पेरेंट्स समझाएं इतना भी है नहीं, क्योंकि बात थोड़ी आगे बढ़ गई है, वो कह उसे ऐसा लगता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और इस केस के अंदर कम्युनिटी वाले, गांव के लोग और माता पिता समझाना काफ़ी नहीं होता, ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा डील होगी, एक्सपर्ट के द्वारा डील होना है, क्योंकि ये डाउट कह रही है कि शायद अपने बच्चे को क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। काउंसिल द मदर दैट बेबी ब्लू आर कॉमन एट दिस टाइम एंड एसेस हर न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्प एट होम। यानी काउंसिल द मदर ये कह रहा है कि ये नॉर्मल है, कॉमन नहीं है। बेबी ब्लू में वो ऐसा नहीं सोचती कि बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी, ये कॉमन नहीं है। अगर आपको कॉमन लग रहा है तो गलत है। कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर सीनियर को। एवेलुएट द पेशेंट, पेशेंट को एवेलुएट करे बिफोर अलाउइंग हर टू लीव द क्लिनिक, क्लिनिक को छोड़े उससे पहले उसकी काउंसलिंग, उसको समझाना, उसका एवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला क्रिटिकल है, वो बच्चे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। आंसर इज सी। एडवाइज वुमेन दैट शी कैन नॉट यूज मेडिसिन फॉर डिप्रेशन बिकॉज शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, वो कह रही है कि तुम डिप्रेशन की दवाई नहीं ले सकते क्योंकि तुम बच्चे को दूध पिलाती हो, मदर इज फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मदर को जरूरत है तो मदर जरूर लेगी। तो ये वाला तो कहना गलत है। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी कॉमन बता रहा है, कॉमन नहीं होता। ये जो केस है बेबी को हर्ट करने वाला ब्लू बेबी का कॉज नहीं है, ब्लू बेबी का क्लिनिकल फीचर नहीं है, इसलिए गलत है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। हाँ, पोस्टपार्टम साइकोसिस। कल की क्लास बहुत हिस्टोरिकल होने वाली है। आई विल गिव द क्विक रिवीजन फॉर द कंटेंट ऑफ नॉरसेट। कल मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं कल थ्योरी की क्लास लूंगा, थ्योरी का क्विक रिवीजन करेंगे, उसका पार्ट फर्स्ट है वो। तो कल आपको 9 बजे मिलूंगा मैं यहीं इसी चैनल पर, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन का, क्योंकि कई सारे पार्ट बनाऊंगा इसके। कल पहला पार्ट है इसका, उसका 3 पार्ट आए, 2 पार्ट आए, 4 पार्ट आए, पर कल पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में मैं रिवीजन करवाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू तो नहीं कराऊंगा, पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। और ये मान लीजिए रामबाण होगा आपके लिए नॉर्थ सेट में वो चीज़ है।
और जिसने उस क्लास को लाइक नहीं करा फटाफट बैक जाके फटाफट लाइक करो उस क्लास को। जिसने अभी तक उस क्लास को लाइक नहीं करा ना फटाफट लाइक कर देना उस क्लास को, अभी जाते ही, अभी अभी बैक जाओ और क्लास को लाइक करके आओ जल्दी। डू इट फास्ट। आपके लिए ही अमृत मान लो उस क्लास को, आप आपके लिए ही सब कुछ है उसमें। और जो नहीं करेगा ना उसको बेटा याद रखना, फिर तो तुम नॉट सेट भी गए। चलो ए चार्ज नर्स इज, इसको मैं पोल को एंड कर देता हूं, तुम्हारे हिसाब से आंसर बी जा रहा है, देखते हैं। द चार्ज नर्स इज ओरिएंटिंग न्यू नर्स फॉर द पोस्टपार्टम फ्लोर, पोस्टपार्टम फ्लोर पे एक नई नर्स को ओरिएंटेशन दे रही है। विच एक्शन बाय न्यू नर्स वुड रिक्वायर इंटरवेन बाय द चार्ज, ऐसे कौन सा काम है जो नई नर्स कर रही है, और जो नई नर्स कर रही है वो गलत कर रही है, और जो गलत कर रही है उस गलत से रोकने के लिए कौन सा ऐसा काम है जो नर्स को गलत लगा उस नई नर्स का, ऐसा कौन सा काम है जो नर्स को गलत लगा उस नई नर्स का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो। टेलिंग द पेशेंट विद एक्टिव वेरिसेला दैट शी मस्ट बियर ए फेस मास्क व्हेन बीइंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हर रूम, ये कह रही है कि टेलिंग ए पेशेंट विद एक्टिव वेरिसेला दैट शी मस्ट बियर ए मास्क, फेस मास्क व्हेन बीइंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द, ये सही कह रही है। ये कह रहा है कि आप मास्क ला के जाइए, आपको वेरिसेला हुआ है तो आपको मास्क को पहनना चाहिए, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। तो मदर को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो यूज करने पड़ेंगे ना। टेलिंग ए पेशेंट विद एक्टिव वेरिसेला दैट अदर फैमिली मेंबर शुड बी वैक्सीनेटेड, बिल्कुल ये कह रहा है कि बाकी के फैमिली मेंबर को भी वैक्सीनेट करवा दीजिए क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। टेलिंग ए पेशेंट एक्टिव वेरिसेला दैट शी मस्ट पंप हर मिल्क टू मेंटेन हर मिल्क सप्लाई बट डंप द मिल्क अंटिल द वेरिसेला, ये कह रहा है दूध को पंप करिए और डंप कर दीजिए। वेरिसेला इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, varicella is not present in breast milk, so the mother with varicella can provide the breastfeeding to the baby, but the condition is baby should not be in direct contact with the lesion, बेबी का उस लीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी का मदर आराम से दूध पिला सकती है बच्चे को। सर ऐसे क्वेश्चन तो, सर ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं नोट सेट में, और मैं क्या कह रहा था, ये है ही नोट सेट के लिए। अच्छा, मतलब ये सच कह रहा है कि आपने कहा अगर ये बात वो कह रही है तो बात गलत कह रही है कि दूध को डंप कर दो, डंप नहीं करना। वेरिसेला इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेस्ट मिल्क, दैट्स व्हाई यू कैन प्रोवाइड द ब्रेस्ट फीडिंग, बट द वन थिंग इज रिमेंबर द चाइल्ड शुड नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लीजन, वो लीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। सर ए वाला टेलिंग द पेशेंट विद एक्टिव वेरिसेला दैट सी में ब्रेस्ट फीड, बिल्कुल वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और गलत होता तो हम काट देते, इसका मतलब वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही बात वापस कह रहा हूं, उस लीजन के कांटेक्ट में बच्चा नहीं आना चाहिए, दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज बी, राइट सर, अमेजिंग क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू।
देव मौर्य, गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। क्लियर? चलो पोल को मैं एंड कर देता हूं, देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। मोस्टली बच्चों ने आंसर बी दिया है। देयर आर 4 पेशेंट ऑन द बिजी लेबर। एक बिजी लेबर में डिलीवरी यूनिट के अंदर 4 पेशेंट हैं अंडर गोइंग इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन। द नर्स सुपरवाइजर फॉर द यूनिट रिव्यूइंग द पेशेंट। एक नर्स सुपरवाइजर रिव्यू कर रही है। विच पेशेंट सिचुएशन द रिक्वायर सुपरवाइजिंग नर्स टू अलर्ट बेड साइड नर्स टू टेक इमीडिएट एक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्टिंग फेज होती है, पता है ना आपको। कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रेस्टिंग फेज होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज किसकी जरूरी है? फीटस के लिए। क्यों? रेस्टिंग फेज के समय परफ्यूजन बढ़िया होता है, इस फीटस की सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा हो जाती है और फीटस का ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर लगातार कॉन्ट्रैक्शन ही होते रहे तो बीच में यूट्रस रिलैक्स नहीं होगा, और जब यूट्रस रिलैक्स नहीं होगा तो फीटस को ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा, तो फीटस डिस्ट्रेस में चला जाता है। ये बात ध्यान में रख के इस चीज़ को समझिएगा। कॉन्ट्रैक्शन ही होते रहे तो रिलैक्सेशन नहीं होगा, और अगर रिलैक्सेशन नहीं रहा तो फिर बेटा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा फीटस के लिए, और ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा फीटस के लिए, तो फीटस डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। पेशेंट विद कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट विद द फीटल हार्ट रेट 150। हर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यानी स्लो ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, यानी फीटस पे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो। द पेशेंट विद द कॉन्ट्रैक्शन एवरी 1.5 मिनट। हर 1.5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और 10 मिनट के अंदर अगर हर 1.5 मिनट में हो रहा है तो याद रखिए, अगर मैं 10 मिनट को 1.5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मोर देन 7 के आसपास आएगा। 5 से ज़्यादा टैकीसिस्टोल होता है। अगर बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो रेस्टिंग फेज नहीं आ रहा, और रेस्टिंग फेज नहीं आ रहा तो ऑक्सीजन फीटस को प्रॉपर नहीं मिल रही, और फीटस को प्रॉपर नहीं मिल रही, इसका मतलब फीटस डिस्ट्रेस में जाएगा, और इसको मुझे बहुत जल्दी अलर्ट होकर इसको अटेंड करना पड़ेगा। ये केस कैसा हो जाएगा? क्रिटिकल। इसका मतलब आंसर इज बी। सी क्यों नहीं है? तो पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन एवरी 5, हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैकीसिस्टोल नहीं होना चाहिए। हर 6 मिनट में हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर 1.5 मिनट में होगा तो प्रॉब्लम है। इसको मुझे जल्दी अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि फीटस डिस्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं।
आज तुम्हारे क्वेश्चन को ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा ना आपको पढ़ने का, क्या आपको लग रहा होगा कि हम भी नोट सेट निकाल सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास बेटा, तुम्हें अभी निकालना है, इसी समय निकालना है, इसी साल निकालना है। कल का कुछ पता नहीं कल क्या हो। मैं आपको इतना कॉन्ट्रैक्शन देने के मैं आपको इतना कॉन्ट्रैक्शन का कंटेंट देने के लिए अवेलेबल नहीं रहूँ। मैं चीज़ों को उतना आपकी चीज़ों को एफर्ट लगाने के लिए उतना मोटिवेट ना रहूँ। आप भी इतना डिप्रेस फील करो कि इस बार भी नहीं हुआ। अब ज़्यादा समय नहीं है तुम लोगों के पास, अब तुम लोगों के पास इतना ही समय है कि ऐसे करके इस साल ही लगना है एनी हाउ आपको नौकरी में। तो कैसे भी करके, और अपने लिए ना सही तो अपने घर वालों के लिए सही, आपने अपने घर वालों के लिए मेहनत करनी है। आपको आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी, खुद की तरफ से जितना पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ाई करिए आप। तो कहते हैं ना कि आप अगर बाद में कामयाब हुए और उस कामयाबी को देखने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो क्या क्या करोगे उस कामयाबी का आप? उस कामयाबी का आप करोगे क्या? जब आपको शाबाशी देने वाला इंसान नहीं रहेगा, तो कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी नहीं देख पाया तो लानत ऐसे बाप ऐसे बेटे पर। कहते हैं ना, अगर बेटे की कामयाबी को बाप जीते जी नहीं देख पाया तो लानत ऐसी कामयाबी पर जो बेटे को बाद में मिली। बाद में उसकी कोई खास वैल्यू रहेगी नहीं, जब देखने वाले अप्रिशिएट करने वाले ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? कहते हैं ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। नॉट सेट, तेरा नाम नहीं पता मुझे, तेरा बर्थडे में कैसे विश करूं? आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं फेल हो जाता हूं, मैं पढ़ता बहुत हूं, मैं हर बार 2 नंबर से रह जाता हूं? एक एग्जांपल देता हूं, शायद तुम्हारे मन में कुछ बैठ जाए। ओलंपिक जानते हो? ओलंपिक जानते हैं। उसेन बोल्ट का नाम सुना है? जानते होंगे उसेन बोल्ट को। फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, दुनिया में उससे ज़्यादा तेज कोई नहीं है। 9 सेकंड से कम समय में वो 100 मीटर्स की रेस ले लेता है। पता है उसने क्या बात बोली थी एक बार, जो दिल को छू गई? उसने कहा था, इस 9 सेकंड के लिए, ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होता है, इस 9 सेकंड के लिए वो मैं 4 साल लगातार मेहनत करता हूं, तब जाकर ये 9 सेकंड निकलते हैं। 9 सेकंड के लिए 4 साल मेहनत की है। लोगों को 9 सेकंड दिखते हैं, उसके पीछे के 4 साल का परिश्रम नहीं दिखता। तुम्हें तो 4 साल पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, तुम्हें तो हर साल एग्जाम में, तुम्हारा तो एग्जाम 4 साल में होता भी नहीं है, हर साल में 2 बार हो रहा है। क्या तुम अपना बेस्ट नहीं दे सकते एक बार पढ़ के? तो सक्सेस कोई माइलस्टोन नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस होता है। सक्सेस एक प्रोसेस होता है, ठीक है? फिर लोग कहते हैं कि सर है ना, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मोटिवेशन गधों को चाहिए होता है, मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। विल पावर नहीं हो रही है सर, विल पावर में कमी आ रही है, मेहनत नहीं हो रही है। इन सब को एक तरफ को डिसिप्लिन। मैं समझाता हूँ डिसिप्लिन का रूल क्या है।
लाइफ में डिसिप्लिन है, मूड नहीं है। लाइफ में डिसिप्लिन है। अगर सपोज करो मुझे जिम जाना है सुबह 8 बजे और मैं 10 बजे तक जिम में रहता हूं, तो ये मेरा फिक्स है। इस समय के लिए जाने के लिए मैंने मेंटल सेट कर लिया कि दुनिया मरे जिए बाढ़ आ जाए, 8 बजे जाऊंगा, 10 बजे आऊंगा। इसका मतलब है मुझे जिम जाने के लिए क्या किसी मोटिवेशन की जरूरत है कि मैं 4 वीडियो देखूं, किसी 4 ज्ञानी की बात सुनूं, फेक मोटिवेशन लूं किसी से? जरूरत है मुझे इसकी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या मेरी विल पावर में कमी है? विल पावर की भाड़ में। मेरा फिक्स रूटीन है, 8 बजे जाना है तो जाना है, चाहे आग लग जाए चाहे बाढ़ आ जाए। मूड नहीं है, मूड मूड नहीं होता है। डिसिप्लिन फिक्स कर दो। जैसे रोटी खाना फिक्स है ना, वैसे जिम जाना फिक्स है। जैसे जिम जाना फिक्स है वैसे पढ़ना फिक्स है। चाहे मोटिवेशन मिले, मूड हो, विल पावर हो, कुछ ना हो, पर फिक्स कर दो कि मैं तो 8 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा, 1 बजे वापस आऊंगा, 3 बजे फिर जाऊंगा, रात को 12 बजे फिर आऊंगा। ये फिक्स है मेरा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, चाहे दुनिया चाहे जो होना है वो हो जाए। होगा वही लाइफ में जो डिसिप्लिन रहा है। मेरी लाइफ का तो गुरु मंत्र है ये। मेरी लाइफ आज जहाँ पे है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, डिसिप्लिन। मैंने कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। अभी मैं आया हूँ, मैं 8:45 आया ट्रेन से, और 9 बजे मैंने क्लास ली। मेरा फास्ट है। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि फिक्स है, 9 बजे लेनी है तो लेनी है। आज तो भूखा रह जाऊंगा, रहने देता हूँ। आज क्या क्या पढ़ाना है इनको, तो इतना पढ़ा लिया, कुछ नहीं है। डिसिप्लिन है। 9 बजे का टाइम दिया है, दुनिया यहां से वहां हो जाए, अगर क्लास पहुंच गया तो 9 बजे क्लास जरूर लूंगा, चाहे इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। यही है लाइफ में। मैंने तो हमेशा यही फॉलो किया है, और उम्मीद भी आपसे ही करता हूँ कि आप भी फॉलो करोगे। तो आज थोड़ा बस यही था मैं आपको बताने की बार कि मैं कह रहा था, जगह जगह मत भटको, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होते, डिसिप्लिन से ही होते हैं। होगा डिसिप्लिन से लाइफ में। प्रिया माथुर, सर आई गॉट सेलेक्टेड यूपीएससी है कि 111, बट आई एम कंटिन्यूइंग माई स्टडी फॉर नॉट सेट। यस, गॉड ब्लेस यू बच्चे। प्रिया, चलें? उन्नति वशिष्ठ, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज नहीं दिए मैंने कभी लाइफ में। तुमको पढ़ाने में मैंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना बेस्ट दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। प्रियंका राठौर, गॉड ब्लेस यू। आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप एग्ज़ाम प्रेप ले सकते हो, उसमें सब्जेक्ट वाइज कोर्स चालू हो गया है। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपको लग रहा है बेनिफिट मिलेगा तो आप ज़रूर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और आप बुक से करना चाहते हो बेस्ट है, पर अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेस्ट है एग्जाम प्रेप। अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मैंने फिर कहा है आपसे, उससे बेटर टेस्ट सीरीज कोई है नहीं। वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज भी एग्जाम को क्या आप पेपर दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से पोर्सन आता है, किस सब्जेक्ट का क्या पोर्सन आएगा।
राजेश कुमार, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपके हिसाब से आंसर बी आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। द पीडियाट्रिक यूनिट चार्ज इज वर्किंग विद द न्यू आरएन। एक पीडियाट्रिक नर्सिंग इंचार्ज है जो नई नर्स के साथ काम कर रही है। विच एक्शन बाय द न्यू आरएन, रजिस्टर नर्स ने ऐसा कौन सा काम कर दिया विच नीड इमीडिएट एक्शन, जिसके लिए तुम्हें तुरंत एक्शन लेना पड़ गया। यानी कुछ गलत कर दिया है किसने, कुछ गलत बोल दिया है किसने, रजिस्टर नर्स ने, या गलत कर दिया है जिसकी वजह से इमीडिएट एक्शन लेना पड़ रहा है। द पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक यूनिट चार्ज कौन सी है? परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन विद सोप एंड वाटर, केयरिंग फॉर द चाइल्ड विद डायरिया एंड क्लोस्ट्रिडियम। ये कह रहा है कि अगर किसी को डायरिया क्लोस्ट्रिडियम ऑर्डिफिस की वजह से हुआ है, क्लोस्ट्रिडियम की वजह से हुआ है, जो कि डस्ट में मेनली पाया जाता है, तो अगर किसी को डायरिया उसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह, तो आप अपने हैंड हाइजीन प्रॉपर रखेंगे तो डायरिया के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कह रहा है, अगर किसी को क्लोस्ट्रिडियम की वजह से डायरिया हुआ है तो हैंड हाइजीन बेस्ट होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा रजिस्टर्ड नर्स ने, जिससे तुम्हें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाए। तुम्हें इस केस में इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बियरिंग N95 रेस्पिरेटरी मास्क व्हेन केयरिंग विद द चाइल्ड ट्यूब। बिल्कुल, टीबी अगर जो है वो एयरबॉर्न होती है, और अगर आप एयरबॉर्न पेशेंट को, अगर आप किसी पेशेंट को आप केयर कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको N95 मास्क पहनना ही पहनना है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी सच है। प्लेसिंग ए न्यूली एडमिट चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस इन्फेक्शन रूम विद अनदर चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी सिंसिटिक। ये कह रहा है कि अगर कोई भी पेशेंट, आरएसवी का पेशेंट आया है, तो आरएसवी के पेशेंट को दूसरे आरएसवी के पेशेंट के साथ रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। इसमें क्या गलत है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 2 आरएसवी वाले पेशेंट को एक साथ रख सकते हैं हम लोग। 2 आरएसवी वाले पेशेंट को एक साथ रख सकते हैं, ये तो मैं आपको बोल चुका हूं। तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं ना। तो फिर आपने इसमें जब गलत नहीं, तो इंटरवेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो बी वाले सारे गलत हैं। बियरिंग ग्लव्स, गाउन, मास्क फॉर न्यूट्रोपेनिक चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इसका यूज करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज करना है। बट ये तो रूटीन केयर में काम आते हैं, रूटीन केयर में काम आते हैं। तो ये न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट को बचाने के लिए कोई खास प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज द रूटीन केयर ड्यूरिंग द आईसीयू और एनआईसीयू। इसका मतलब अगर वो ऐसा कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज करके वो चाइल्ड हुज रिसीविंग कीमोथेरेपी इसको इन्फेक्शन से बचा सकता है, तो फिर नहीं बचा सकता। इन्फेक्शन न्यूट्रोपेनिक में होगा, आप रूटीन केयर करोगे तो भी उतने ही चांस हैं, और नहीं करोगे तो भी उतने ही चांस हैं। आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें।
नितेश तू देख ले, तेरे को जरूरत किसकी, नौकरी की, एमएससी की, तेरे चॉइस है, मैं इसमें क्या करूंगा। मैं क्या बताऊं तेरे को क्या करना चाहिए, देख ले, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर ले। सूरज गर्ग रिवर्स प्रिकॉशन लेगा तो भी उससे ना, स्टैंड रूटीन प्रोसीजर सब में काम आते हैं, अलग से न्यूट्रोपेनिक में काम नहीं आते हैं। और इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए ज़्यादा गलत है। A 4 month old baby brought to the emergency department by the parents. He has been vomiting and fuzzy the 24 hours. On examination, circular bruises on his back. Priority assessment. That is a case of second baby syndrome. ये किसका केस है, सेकंड बेबी सिंड्रोम का केस है। अब प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, सेकंड बेबी सिंड्रोम के अंदर सबसे कॉमनली क्या देखने को मिलता है, याद रखना, सेकंड बेबी सिंड्रोम में कॉमनली देखने को मिलता है रेटिनल हेमरेज। क्या देखने को मिलता है, रेटिनल हेमरेज। रेटिनल हेमरेज को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी पड़ेगी। तुम सबके आंसर गलत है। अमेंड कर देता हूँ, नहीं तो ओहो, 9% लोगों ने कहा था आंसर डी है? और देख रहे हो 91% ने नहीं कहा था। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शाहरुख रेसिपी, गॉड ब्लेस यू बेटा। सेरेब्रल हेमरेज भी बताया था, रेटिनल हेमरेज बताया था। प्रायोरिटी का खेल है प्रतीक, क्वेश्चन गलत सही नहीं होते, प्रायोरिटी होता है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी तब करेंगे जब सीजर के केस में, सीजर अगर इंडिकेट होता, ऑप्शन में क्वेश्चन में सीजर लिखा होता, तो फिर हम करते ये वाला काम। अल्ट्रासोनोग्राफी चेस्ट एक्स, ये जो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे क्यों करना है, मतलब ही नहीं चेस्ट एक्सरे का तो। हाँ, सीटी स्कैन होता तो मैं समझ सकता था, सीटी स्कैन तो हम काम में लेते हैं। सीटी स्कैन किस काम में आता है, आंसर है सब ड्यूरल हेमेटोमा। सीटी स्कैन से मैं सब ड्यूरल हेमेटोमा देख लेता, वो बात तो सच है। अरे यार धीरज, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासाउंड का क्यों करेंगे, हेड की अल्ट्रासोनोग्राफी।
नीतीश सेवा, आपका पढ़ा हुआ इतना काम आता है ना, मुझे लगता है पेपर लीक कर देते हो, कभी भी देख लो आपके नोट्स में से ही आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है भैया, आंसर ढूंढ रहा है अभी तो शुतुरमुर्ग। Okay. The which action will the public health nurse take to have most impact on the incidence of infectious disease? एक इंसिडेंस का बर्डन बताने वाला क्वेश्चन था ईएसआई में, इसका आंसर था दिल्ली। कॉपी में मैंने पढ़ाया था, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, बड़ा मज़ा आया, मुझे पता भी नहीं था, मैंने उसमें लिखा रखा है कि दिल्ली डिजीज़ के बर्डन को बताता है, और दिल्ली का लेटेस्ट नाम कर दिया हेले कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी थी, फिर भी आपने एसआई में गलत किया है, तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरे को आपके साथ, मैं क्या ही बोलूँ फिर आपको। चलो कोई ना, मैं एंड कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आंसर जाएगा 50% बच्चे कह रहे हैं डी। ये कह रहा है टीच स्टूडेंट हाउ टू कवर माउथ बैंक कफ एंड, ये कह रहा है जब खांसते समय है ना, मुंह को कवर कर लीजिए, इन्फेक्शस डिजीज जल्दी फैलती है। तो बता, रूमाल से डिजीज ज़्यादा बचती है कि वैक्सीन से डिजीज ज़्यादा बचती है? इम्यूनाइजेशन ज़्यादा बेटर है कि रूमाल बेटर है? अगर रूमाल ही बेटर होता तो इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है नहीं सरकार को इम्यूनाइजेशन के ऊपर, दो दो रूमाल बांट देती, मस्त रहते। आपको ऐसा लगता है क्या? तो ये स्नीजिंग और कफिंग से रूमाल से बंद कर दो, कवर करने से तो ये तो नहीं है। प्रोवाइड रिटर्न इन्फॉर्मेशन बोला, ले पर्ची ले जा, पर्ची देखता रहिए, इन्फेक्शन नहीं होगा। देख बेस्ट तो बेटा ये कि इम्यूनाइज करिए और नेशनल इम्यूनाइजेशन फॉलो करिए, जितनी इन्फेक्शन डिजीज़ हैं सब कवर हो जाती हैं जो कि जानलेवा हैं। तो ये तो कॉमन सा है, आंसर क्या जाएगा? बी। क्या आंसर जाएगा? बी। ये तो कॉमन सेंस है यार, वैक्सीन का मुकाबला कर सकता है कि रूमाल है, इंस्ट्रक्शन है, साबुन है? ये वैक्सीन का मुकाबला नहीं कर सकता भैया, इम्यूनाइजेशन है, ये इन्फेक्शन डिजीज को बचाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब तुम सब पे राइट हो गया होगा, अब तो तुम फटाफट राइट कर ही दोगे ना, अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें राइट करने में, तुम तो यूं राइट कर देते हो बाद में तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। एग्जाम प्रेप के टेस्ट 9 बजे से रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक रहते हैं, तो क्यों परेशान होना, कभी भी दे लो, 24 घंटे टेस्ट खुला रहता है वो। ऐसा नहीं है कि मेरे टेस्ट के साथ ही चलता रहता है, वैसा नहीं है।
आपका आंसर क्या जा रहा है? सी। अनइम्यूनाइज्ड 7-year-old चाइल्ड हु अटेंड ए लोकल एलिमेंट्री स्कूल कॉन्टैक्ट रूबेला मीजल्स, वहाँ उसे कॉन्टैक्ट हो गया रूबेला मीजल्स से। द चाइल्ड हैज़ 2 सिबलिंग्स, के 2 सिबलिंग और एक 9 साल का, 11 साल का। हु वॉज अटेंड द एलिमेंट्री स्कूल, उन्होंने स्कूल अटेंड कर रखा है। विच एक्शन बाय स्कूल नर्स इज द प्रायोरिटी, कौन सा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है? तुमने आंसर सी दिया है। रिकमेंड दैट सिबलिंग रिसीव द मीजल्स वैक्सीन, आप ये बात कंफर्म कर लीजिए कि जो मीजल्स है वो सिबलिंग को वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है? सिबलिंग को, हाँ तो सिबलिंग को तो लगी है। फिर इसका क्या हुआ 7 साल वाले बच्चे का? नहीं इसको तो रहने देते। अच्छा 3 बच्चे थे, तूने 2 ही गिने क्या? 3 बच्चे थे, 3 चाइल्ड थे। कहाँ था? 7 साल, 9 साल, 11 साल। तो 2 को ही दे रहा है वैक्सीन, तीसरे कुछ नहीं कर रहा। हाँ सर ये तो गलत है। तो गलत मत करो ना फिर आंसर, आप क्यों कर रहे हो गलत? जो करना है तीनों को करो ना। कॉन्टेक्ट में तो तीनों आए ना, फिर सी कैसे कर दिया? अच्छा सर, तो डी रिकमेंडेशन सिबलिंग रिसीव मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन, मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन 6 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक्सपोजर के 6 दिन में लग जाना चाहिए। और नोटिफाई ऑल पेरेंट्स अटेंडिंग द स्कूल ऑफ एक्सपोजर, ये कह रहा है कि नोटिफाई करो। और सर ये इम्यूनोग्लोबुलिन 6 दिन में, तो वैक्सीन कब लगनी चाहिए? वैक्सीन तो 72 घंटे में, वैक्सीन तो 72 घंटे में लगनी चाहिए, और इम्यूनोग्लोबुलिन है 6 दिन के अंदर लग जानी चाहिए। अच्छा अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन तो बीमारी होने के बाद लगाते हैं। हाँ, नोटिफाई ऑल पेरेंट्स अटेंडिंग द स्कूल ऑफ एक्सपोजर, इसने कहा है कि नोटिफाई ऑल पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स को वो कर दो अटेंडिंग द स्कूल ऑफ, जिन जिन बच्चों को स्कूल में गए थे उन सारे के बच्चों के पेरेंट्स को नोटिफाई कर दो। मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, तुम थोड़ा समझो। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन होता है, 7 से 21 दिन होता है। इस समय के लिए अगर आप इन्हें आइसोलेट कर दो तो बाकी बच्चों को तो पता नहीं, इनका पता चल जाएगा कि इनको अगर डिजीज नहीं फैली तो बाकी को नहीं फैलेगी। ये बच्चे कांटेक्ट में आए हैं मीजल्स के, तो आप इनको आइसोलेट करो, एक्सक्लूड कर दी, एक्सक्लूड द चाइल्ड एंड सिबलिंग फ्रॉम द अटेंडिंग फॉर 21 डेज, आप स्कूल भेजने से बंद कर दो 21 दिन के लिए। आंसर इज ए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। ओके आपका पोलिंग का आंसर आ रहा है। ए नर्स, स्कूल नर्स इज परफॉर्मिंग डेवलपमेंट स्क्रीनिंग फॉर द चाइल्ड हु बीन एंटरिंग प्री स्कूल, बच्चा प्री स्कूल में एडमिट हुआ है, 4 साल का बच्चा है। गर्ल एक्साइटेडली टेल द नर्स अबाउट हर रिसेंट बर्थडे पार्टी, सी रिलेट द डिटेल ऑफ इवेंट, सी फ्रिक्वेंटली स्टटर, हकलाना शुरू कर देता है, तुतलाना, हकलाना। विच एक्शन बाय द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन है नर्स का? तुम आंसर दे रहे हो बी, मैं बी को देख लेता हूं क्या है।
ऑब्टेन डिटेल बर्थ हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स। क्यों देख रहा है बर्थ हिस्ट्री? सर वो हकला रही है ना, तो क्या हुआ, 4 साल की बच्ची हकलाती है। 4 साल के बच्चे के लिए स्ट्रेस के टाइम पे स्टटरिंग होना नॉर्मल होता है। स्टटरिंग होना नॉर्मल होता है स्ट्रेस के टाइम पे, तो आपको इसके लिए अलग से कोई हिस्ट्री लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसा माना जाए, कुछ मत मानो, डॉक्यूमेंट करो फाइंडिंग स्कूल में रिकॉर्ड में, और ये सब कुछ नॉर्मल है, इसमें अलग से कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं ना, आप समझिए, प्री स्कूल बच्चे का कॉग्निटिव लेवल हाईली ग्रो करता है, हाईली ग्रोइंग होता है, पर इसकी जो स्पीच है वो लेस ग्रोइंग होती है। तो जिसका दिमाग तेज चले और जीभ उतना साथ ना दे तो वो स्टमरिंग करेगा। जिसका दिमाग तेज चलेगा और टंग उसको प्रॉपर साथ नहीं देगी, इसका मतलब है उसमें स्टटरिंग होगी, स्टैमरिंग होगी। तो प्री स्कूल बच्चों में ऐसा नॉर्मल होता है, प्री स्कूल बच्चों में ऐसा नॉर्मल देखने को मिलता है, इसमें अलग से कुछ भी ज़रूरत नहीं है समझाने की, ये सब कुछ नॉर्मल है। स्ट्रेस के समय कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि बोलना ज़्यादा चाहते हैं और बोल नहीं पाते हैं, तो टंग उतनी डेवलप नहीं होती जितना कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो आंसर इज सी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, मुझे खाना खाना है बच्चे भी, आई डिडंट टेक फूड इवन, तो मॉर्निंग से मेरा फास्ट है, अभी मैं खाना खाऊंगा। तो आप लोगों के लिए इतना ही है, कल की क्लास का वेट करिएगा, कल हम कुछ नया सीखेंगे, नया नहीं बहुत कुछ नया सीखेंगे, और आपको हो सके तो कुछ कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। खाली स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको कॉपी के अंदर, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं, क्योंकि मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं कल कुछ भी नहीं लिखूंगा स्लाइड पे, सिर्फ मैं बोलूँगा और आपको समझना है, क्योंकि मैं लिखता हूँ फिर कॉपी से क्या है, फोल्डर को ये है ना, स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, फिर सारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप पे फैलते हैं, पढ़ते सब वही हैं और रोते भी सब मेरे को ही हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते 2 लाइन आपके लिए हैं, इरशाद फरमाइएगा। कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले पर तुम नहीं मिले। बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने को सब इशारे मिले पर तुम नहीं मिले। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं क्लास को प्राइवेट नहीं कर रहा, कमेंट्स ज़्यादा छोड़ के जाना, अगर तुमने 500 से कम कमेंट्स में रहे ना, तो बेटा अगली क्लास में फिर मैं गायब कर दूंगा आधा कंटेंट। तो याद रख, मिनिमम 500 तो अभी करके जाना सोने से पहले। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब आखिर।